फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेस के अंदर। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज हम 8th स्टैंडर्ड से हिस्ट्री बुक से 6 चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। और इसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ये देखिए, ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये आपके सूरत बंदरगाह की है, जहाँ पर ये शिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये उस समय कहाँ पर आते थे? ये सूरत बंदरगाह पर आते थे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि सूरत बंदरगाह पर, जो कि गुजरात के वेस्ट कोस्ट पर है, कौन कौन लोग व्यापार करने के लिए आते थे। तो उस सब के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सूरत थे, यहाँ पर डच लोग आते थे, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी आती थी। और ये प्रारंभ अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर, यानी लगभग 1610 के आसपास इन्होंने इसके बंदरगाह से काफ़ी व्यापार किया है। 18वीं शताब्दी के आते आते 18th सेंचुरी तक आते आते क्या हो गया था, इट्स जो इम्पोर्टेंस थे दैट वाज डिक्लाइंड। अब वाई दिस इट्स इम्पोर्टेंस डिक्लाइंड, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कुछ है यहाँ पर। देखिए, दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के काल के दौरान भारतीय जो शिल्प कला थी या उद्योग थे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रमुख रूप से दो चीज़ों पर हम यहाँ पर, दो उद्योगों पर डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा आपका टेक्सटाइल और दूसरा रहेगा आपका आयरन एंड स्टील। इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों ही जो औद्योगिक क्रांति थी उसके लिए महत्वपूर्ण थी, जो संसार के अंदर और जो आधुनिक संसार में जो क्रांति हुई है उसके लिए महत्वपूर्ण थी। मशीन, ठीक है, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। यदि 19वीं शताब्दी की बात करें, हम 19वीं सेंचुरी की बात करें, तो ब्रिटेन के अंदर जो मशीनों से बना सामान था उसका सबसे ज़्यादा महत्व रहा। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1850s। और इसके अंदर ये देखिए, पहले कपड़ा उद्योग आता है। ब्रिटेन के अंदर भी सबसे पहले कौन सा विकसित होता है? कपड़ा उद्योग। उसके बाद 1850 के आसपास इसमें क्या हो जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के डेवलप हो जाती है। ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रिटेन को क्या माना जाने लग गया? विश्व की कार्यशाला माने जाने लग गया। वर्कशॉप माने जाने लग गया, यानी विश्व की जो कार्यशाला है, यानी यहाँ से विश्व को विभिन्न प्रकार के जो माल है वो भेजा जाने लग गया, एक्सपोर्ट किया जाने लग गया था। वहीं पर यदि हम बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। यहीं पर यदि हम बात करें कि भारत के संदर्भ में ब्रिटेन का क्या रहा, कि भारत का जो उद्योगीकरण था उसका भारतीय जो कॉलोनाइजेशन था उसके साथ गहरा संबंध रहा है। यू हैव सीन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो अंग्रेज लोग थे वो भारत में क्या बन करके आए थे, एक व्यापारी के तौर पर आए थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, दे ऑक्यूपाइड द टेरिटोरीज ऑफ इंडिया एंड हाउ दे पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स। और जैसे जैसे समय बीतता गया उनके व्यापार करने का जो तरीका है वो बदलता चला गया। इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक क्या होने लग गया था, इंग्लैंड जो है, जो कंपनी जो थी वो भारतीय सामान को खरीदने लग गई थी भारतीय पैसे से ही, और उसको इंग्लैंड में और यूरोप के अंदर बेचना शुरू कर दिया था, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। और इससे इनको काफ़ी मोटा मुनाफा हो रहा था। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था इसकी वजह से जो उत्पादन बढ़ा इनका, द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट। तो इन्होंने भारत को, क्योंकि भारत एक विशाल देश था, काफ़ी बड़ी जनसंख्या थी इसके पास, इसलिए इनको एक वैश्विक बाजार के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट था वो इसको यहाँ पर लाना शुरू कर दिया। एंड ओवर द टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इन इंडिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया भारतीय बाजार के अंदर इंग्लैंड के सामान के जो बाढ़ आ गई, यानी पूरे भारतीय बाजारों के अंदर इंग्लैंड का मशीनों से बना हुआ सामान दिखाई देने लग गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट। इससे भारतीय लोगों का जो इंडियन क्राफ्ट था, यानी जो हस्तशिल्प कला थे या उद्योग थे, उन पे क्या प्रभाव पड़ा। दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इसी क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के ऊपर हमारा महत्वपूर्ण डिस्कशन है इस चैप्टर के अंदर, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए, इंडियन टेक्सटाइल्स
एंड द वर्ल्ड मार्केट। सबसे पहले हम ये देखते हैं, प्रभाव देखेंगे कि भारतीय जो शिल्प कला थी या जो भारतीय कपड़ा था उसका विश्व बाजार के अंदर कैसा क्या रुतबा था, क्या इसका हाल था, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, लेट अस फर्स्ट टू लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। भारत के अंदर जो कपड़ा उद्योग था उसके ऊपर उत्पादन जो था उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अराउंड 1750 1750 के आसपास क्या था, बिफोर द ब्रिटिश कंक्वर्ड बंगाल, क्योंकि 1757 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया था बंगाल के ऊपर, 1757 के अंदर 1757 के अंदर बंगाल बक्सर की लड़ाई होती है और बंगाल के ये क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। इससे पहले क्या था, इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। उससे पहले भारत के अंदर जो सूती कपड़ा उद्योग है वो अपनी चरम सीमा पर था, विश्व के लिए यहाँ पर कपड़ा उत्पादन होता था। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप। जो भारतीय कपड़ा था वो अपने उत्तम क्वालिटी और कारीगरी के लिए जाना जाता था, विशेष कारीगरी के लिए पूरे विश्व के अंदर जाना जाता था। They were extensively traded in साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इसका सबसे बड़ा बाजार था, जहाँ पर जावा और सुमात्रा, जहाँ पर हमारे जो बौद्ध धर्म के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। जब आप 11th-12th की कक्षा में जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे वहाँ पर इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से देखने को मिलेगा। एंड पेंगोंग ये अपना जो इधर जो आपका चाइना वाला जो साउथ एरिया है उधर ये पेंगोंग वाला एरिया आपको देखने को मिलता है। एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यानी पश्चिमी और मध्य एशिया के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी भारतीय कपड़े की। फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल्स फॉर सेल इन यूरोप। 16वीं शताब्दी के आते हुए क्या हुआ, 16वीं शताब्दी के अंदर जो यूरोपियन कंपनियां थी, जिसके अंदर आपकी डच कंपनी हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फ्रेंच हो गई, इन सभी ने भारतीय कपड़े को खरीदना शुरू किया। और ये भारतीय लोगों के साथ यदि इनका सबसे पहले संपर्क हुआ तो अरब के व्यापारियों के साथ इनका क्या होता है, संपर्क होता है, और इन्होंने इस भारतीय कपड़े को खरीदकर यूरोप में बेचना शुरू किया। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड। देखिए, इनसे संबंधित जो भारतीय कपड़े की जो यादें थी, ये जो व्यापार फल फूल रहा था, इसकी यादों को प्रिजर्व किया गया, संरक्षित किया गया। कहाँ पर रखा गया, मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, यानी वर्तमान की जो विभिन्न भाषाएं हैं या उस समय की जो भाषाएं हैं उनके अंदर आज भी इनसे संबंधित आपको कुछ ऐसे वर्ड देखने को मिल जाएंगे जो कि उस समय की हमारे जो एक तरह से देखा जाए जो हमारा अगुवाईपन था, जो हम एक तरह से पायनियर थे इन सभी चीज़ों के अंदर, वो चीज़ें हमें दर्शाती हैं। एंड सी व्हाट दे टेल अस, और वो क्या बताते हैं हमें वो वर्ड्स, तो उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। व्हाट वर्ड्स टेल अस, जो शब्द हैं वो हमें क्या बताते हैं, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, व्हाट वर्ड्स टेल अस अबाउट द हिस्ट्रीज ऑफ आवर क्लॉथ। अपने क्लॉथ के बारे में क्या जानकारियां देते हैं। देखिए, यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स। मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था कि यूरोपियन लोगों को भारतीय कपड़े के बारे में सबसे पहले जानकारी किससे मिली थी, अरब व्यापारियों से मिली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, किनसे मिली थी, अरब व्यापारियों से मिली थी। और कपड़ा कौन सा था, मोसूल। कौन सा कपड़ा, मोसूल एक जगह है, वहां से ये व्यापार होता था मोसूल से। प्रेजेंट डे इराक के अंदर ये मोसूल है, कहाँ पर है प्रेजेंट डे। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन गए हैं। कहाँ से था ये अरब व्यापारी थे मोसूल के अंदर, इराक, वर्तमान में ये इराक में है। सो दे बिगेन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल्स एज मसलिन, इसलिए क्योंकि ये मोसूल से बना हुआ था, मोसूल के से ये क्या आए थे, सबसे पहले इसके संपर्क में आए थे, इसलिए इन्होंने इस पूरे कपड़े को क्या बोलना शुरू कर दिया, इस पूरे को मसलिन बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि मोसलिन जो शब्द है ये किससे बना हुआ है, ये वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, जो कि इसने बहुत ज़्यादा उस समय पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया। व्हेन द पोर्तुगाइज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, लेकिन जब पहली बार पुर्तगाली लोग जब मसालों की तलाश के अंदर भारत में आए, कालीकट के तट पर ऑन द केरला कोस्ट, जो केरल के अंदर है, और वहाँ पर जब राजा जमोरिन ने, साउथ वेस्ट इंडिया के अंदर है ये आपका, कहाँ पर है, केरला कहाँ पर अपना। यदि हम इंडिया का इस प्रकार से ये मैप बनाते हैं नीचे की तरफ, हम अगर इंडिया का मैप बनाएं इस प्रकार से ये करके, तो ये इधर वाला जो एरिया है, यहाँ वाला ये एरिया, यहाँ पर आपका केरला है, और इधर से ये जो लोग हैं इधर से ये यहाँ पर आते हैं,
और एक भारतीय अरब व्यापारी वही वो इसको यहाँ पर लेकर के आता है, किसको, वास्को डी गामा को। तो ये कालीकट के तट पर आया था, इसलिए क्योंकि कालीकट के तट पर आया था तो इसको क्या बोला जाने लग गया, कैलिको बोला जाने लग गया। कहाँ से लिया गया नाम है, कालीकट से लिया गया नाम है। तो आप समझ गए होंगे कि ये नाम किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से स्थानों के साथ इनका नाम जो है, वर्ड्स कैसे अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स, और धीरे धीरे यही कैलिको जो है संपूर्ण कपड़े के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर आर मेनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन वेस्टर्न मार्केट्स, यानी पश्चिमी बाजारों के अंदर अन्य कुछ ऐसे शब्द थे जो भारतीय कपड़ों का क्या बताते थे, उनकी प्रसिद्धि के बारे में बताते थे। इन फिगर नंबर 3 यू कैन सी ए पेज of an order book that English East India Company sent to its representative in Calcutta 1730, यानी 1730 के अंदर कलकत्ता के अंदर जो कंपनी के अधिकारी थे, प्रतिनिधि थे, उनके पास उन्होंने एक ऑर्डर भेजा। ऑर्डर के अंदर क्या दिया गया था, देखिए इस ऑर्डर के अंदर जो बातें थी, द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीसेज ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़ा जो होता था प्रत्येक क्वालिटी को एक पीस बोला जाता था, और उस समय 5,89,000 पीस का ऑर्डर दिया गया था। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव बीन ए लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज, और इसके अंदर कितने वेराइटीज का वो दिया गया है, 98 प्रकार की वेराइटीज जो कॉटन क्लॉथ और सिल्क की थी उनके बारे में दी गई हैं। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स, और इनका उस क्षेत्र के अंदर अलग अलग नामों से इनको जाना जाता था। यूरोपियन ट्रेड्स के अंदर यूजुअली वोन क्लॉथ पीस दैट वर 20 यार्ड्स, जिसको कि आज हम क्या बोलते हैं, जो 20 मीटर का जो एक कपड़ा होता है उसको आजकल हम क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। तो वही इसकी 1 यार्ड यानी 1 गज की इसकी क्या होती है, आजकल इसकी 1 गज की चौड़ाई होती है और 20 गज की लंबाई होती है। इसी को क्या बोला जाता है, आज इसको थान बोला जाता है, उस समय इसको पीस बोला जाता था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपने टॉपिक। यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर में आप देख सकते हैं ये उस समय का ऑर्डर है, और ये आपका टोटल नीचे मिल जाएगा 5,89,000 टोटल करें तो वो उतना आ जाएगा। इसमें कितने पीसेस दे रखे हैं, क्वालिटी की अलग अलग क्वालिटीज़ दे रखी हैं। यहाँ पर ये एक कपड़े की क्वालिटी दे रखी है जामदनी वीविंग, ये जामदनी वीविंग आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये जामनी कलर से थी, और एक प्रकार की बंधाई थी अर्ली 20th सेंचुरी की। ये क्या थी, ये जामदनी कहाँ की प्रसिद्ध थी वो देख लिए। जामदनी इज ए फाइन मसलिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वोवन ऑन द लूम, लूम होता है हथकरघा, उसके ऊपर इसके ऊपर डेकोरेटिव सजावटी की जाती थी। टिपिकली इन ग्रे एंड वाइट कलर, किसमें, ग्रे और वाइट कलर के अंदर इसको किया जाता था। ओफन ए मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड्स, इसके अंदर कैसे धागे यूज किए जाते थे, कॉटन के और गोल्डन जो गोल्ड होता है उनको दोनों को मिला करके इसको बनाया जाता था। एज द क्लोथ इन दिस पिक्चर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, इसमें कॉटन का और जो गोल्डन कलर का धागा वो यूज किया गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ जामदनी वीविंग वर ढाका इन बंगाल, कहाँ कहाँ पर थे, ये आपका एक ढाका के अंदर था जो बंगाल की राजधानी आजकल फिलहाल, और लखनऊ जो कि उस समय इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था, लेकिन आज इसको उत्तर प्रदेश बोला जाता है। ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे जामदनी कपड़े के। तो पूछा जा सकता है कि विच वर द 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ जामदनी क्लॉथ। तो यहाँ पर देखिए, नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक। ये ऊपर ऑर्डर दे रखा है, वहाँ पर आप इनके नाम को देख सकते हैं आसानी से। ये देखिए आप यहाँ पर इनके नाम दिए हुए हैं, डिटो, डिटो ओरा, दिल्ली, डिटो, डिल्टो, ये चारमीनारी दे रखा है, डिल्लो, ये डिटो, डिटो, ये क्या दे रखा है, घाघरा क्या दे रखा है। ये इतने सारे ये नाम अच्छी प्रकार से आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इस प्रकार के नाम दिए हुए हैं। ये देखिए कालीकत्ता, यदि हम इसको थोड़ा सा ब्राउज करके देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये डिट्टो का मतलब होता है सेम। ये सभी क्या दे रखे हैं, यहाँ के ऑर्डर के वो सिंबल्स दे रखे हैं। तो उस समय के ये क्या दे रखे हैं, ये जो बल्क ऑर्डर दिया गया था उस समय के दे रखे हैं। अमंग्स द पीसेज ऑर्डर इन द बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड छींट। अच्छा, इस ऑर्डर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा था वो था छींट। छींट जो आजकल हम क्या बोलते हैं, इस छींट को, इसको आजकल हम छींट बोलते हैं, उस समय छिंट बोला गया था। कोसिस, कोसासिस और खासा, इसको खासा, ये बंधना डिजाइन था एक तरह से। डू यू नो वेयर द इंग्लिश छींट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आई है, जो अंग्रेज लोग छींट शब्द यूज करते थे ये कहाँ से आई है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड छींट,
छींट का मतलब होता है अपना जो वाइट कपड़ा होता है उसके ऊपर जो इस प्रकार के डॉटेड निशान होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको छींट बोलते हैं। उसी से ये इस हिंदी वर्ड से क्या आया हुआ है, ये छींट शब्द आया हुआ है। उसी के साथ क्या था, एक क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुली फ्लावरी डिजाइन, इसके ऊपर फूलों के डिजाइन होते थे छोटे छोटे। फ्रॉम द 680s देयर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप, मेनली फॉर द एक्विजिट फ्लोरल डिजाइंस। देखिए 1680 के आसपास क्या हो गया था कि ब्रिटेन का जो अमीर वर्ग था, विशेष तौर पर देखा जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस और इनके अंदर भारतीय जो छींट वाला कपड़ा था जिसके ऊपर फूलों के विभिन्न प्रकार के विशुद्ध डिजाइन थे, इनके लिए उनके अंदर एक विशेष रुचि उत्पन्न हो गई थी। फाइन टेक्सचर था, इसकी बनावट जो संरचना थी काफ़ी अच्छी थी, एंड रिलेटिव चीपनेस, और इसके अंदर ये काफ़ी सस्ता भी था उन लोगों के लिए। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हर्सेल्फ वोर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक, यहाँ तक कि जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, वो भी भारतीय कपड़े ही पहनती थी, भारतीय जो फैब्रिक है धागे से बने हुए कपड़े पहनती थी। सिमिलरली द वर्ड बंधना नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ। ये स्कार्फ, ये क्या होता है स्कार्फ, ये नेक और गर्दन को, यानी गर्दन और जो सिर को कवर करने का जो कपड़ा होता है उसको बोला जाता है। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंधना, बांधना से ये शब्द निकाला गया है, बांधना से। किससे निकाला गया है, बांधना से निकाला गया है। हिंदी वर्ड है टाइंग, बांधना से निकाला गया शब्द है, एंड रेफर्ड टू ए वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, यानी इसको किस प्रकार से बांध करके इसकी कलरिंग की जाती थी, उस तरीके से इसको कपड़े को बनाया जाता था। वहीं से इस शब्द का ये क्या आया है, बंधना वर्ड आया है। देयर वर अदर क्लॉथ्स इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर के अंदर अन्य और भी कपड़े हैं जो कि क्या दर्शाते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन, उनके जो कहाँ पर ये इनका उत्पादन किया जाता था उसको दर्शाते हैं। जैसे कि कासिम बाजार, कासिम बाजार ये कहाँ पर, आपका जो कलकत्ता वाला एरिया है जहाँ पर अंग्रेजों ने आकर के अपने 1651 के अंदर पहली बस्ती स्थापित की थी, 1651 के अंदर आकर के, वही कासिम बाजार है। पटना जो इसके आसपास वाला एरिया है, कलकत्ता जस्ट उसके नीचे वाला एरिया है, और कलकत्ता से इस नीचे साइड में आ जाए तो उड़ीसा आ जाएगा और श्रीरामपुर आ जाएगा। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कपड़े के बहुत ज़्यादा डिज़ाइन तैयार किए जाते थे। Widespread use of such words show how popular Indian textiles had become in different parts of the world. इन कपड़ों की ये विभिन्न प्रकार की जो चीज आपके डिज़ाइन हैं ये दर्शाते हैं कि ये कपड़ा उस समय ज़माने में अपने क्वालिटी के लिए कितना जाना जाता था विश्व के अंदर। ये यहाँ पर बंधना की वो दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया गया है, किस प्रकार से इसको ये धागे से बांध करके, और ये जो गोल्डन कलर दिखाया गया है ये इसका बंधाई का एक तरीका है, जो गोल्डन धागा दर्शाया गया है ये इसके बंधाई का एक तरीका दर्शाया गया है इसके माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये बंधना के जो क्षेत्र थे वो कहाँ पर थे। नोटिस दैट लाइन दैट रन्स थ्रू द मिडल, डू यू नो व्हाई, ये क्यों डाली जाती थी इन दिस ओढ़नी, ये जो ओढ़नी है टू टाई एंड डाई, इसको डाई और टाई करने के लिए बनाया जाता था। सिल्क था ये। बंधना के जो प्रमुख जो क्षेत्र थे वो अपने वो देख लें हम तो ये अपने पर्टिकुलर जो एरिया थे राजस्थान और गुजरात के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में थी। कहाँ कहाँ पर थी, राजस्थान और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलन में थी ये हमारी। वहीं पर यदि हम ऊपर देखें ये अपना यहाँ पर ये प्रिंटेड शीट का वो दे रखा है प्रोड्यूस्ड, इसका क्षेत्र कहाँ पर था, देखिए इसका शीट का प्रोड्यूसर ये था मसूलीपट्टनम के अंदर जो कि आंध्र प्रदेश का एरिया है। मिड 19th सेंचुरी के अंदर यानी 1850 के आसपास के दौरान ये मसूलीपट्टनम का सबसे जो प्रमुख जो कपड़ा होता था वो होता था। टिपिकल शीट प्रोड्यूस की जाती थी और इसका जो एक्सपोर्ट होता था, इसका जो निर्यात होता था वो ईरान या यूरोप को किया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण कपड़े के नाम और इनकी कहानियाँ जो शब्द हैं वो कैसे बयां करते हैं इन चीज़ों को, वो अभी तक हमने जाना। अब इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो व्यूअर आएंगे अपने, जैसे इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स वो कैसे प्रभावित करते हैं भारतीयों को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो भी साथी वीडियो पर नए हैं तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको इनसे संबंधित जो वीडियो हैं वो मिलती रहें। ये अपना इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है वो जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए
और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।